हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम कौटिल्य के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे उस दिन। तो इसी कौटिल्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं कि उनकी और क्या-क्या नीतियाँ रही, उनके कौन-कौन से विचार रहे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार और आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों पूरा वॉच करें, पूरा देखें, जिससे कि आपको एक बेहतर समझ विकसित हो सके कौटिल्य के बारे में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने उस दिन पढ़ा था दोस्तों, सातों सप्तांग सिद्धांत पढ़ लिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य ने अंतरराष्ट्रीय पक्ष भी रखा अपना, ठीक है? और कहाँ से स्टार्ट किया? तो अर्थशास्त्र का जो छठा अधिकरण था, तो अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण से लेकर उन्होंने दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया। किस सिद्धांत का वर्णन किया दोस्तों? मंडल सिद्धांत का। और इसी मंडल सिद्धांत में उन्होंने बताया, क्या बताया मंडल सिद्धांत में उन्होंने? कि है ना, मंडल सिद्धांत में उन्होंने बताया अपना, एक मिनट, ठीक है, वापस से इस पे आते हैं। तो मंडल सिद्धांत में उन्होंने बताया कौन से? छठे अधिकरण में और दूसरे अध्याय में, कि राज्यों, जो मंडल का अर्थ होता है राज्यों का एक व्रत, क्या बताया? राज्यों का एक व्रत होता है। और टोटल उन्होंने 12 राज्यों का उल्लेख किया है। कितने राज्यों का? 12 राज्यों का उल्लेख किया है। जिसके मध्य में कौन होता है दोस्तों? तो मध्य में राजा होता है, अर्थात विजिगीषु, जिसका नाम क्या बताया उन्होंने? विजिगीषु बताया पहला, ठीक है। जो भौगोलिक दृष्टि से इसका मंडल में मध्य में स्थान होता है, बहुत बीच में होता है। ये कहां पर होता है? बीच में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये विजुगिषी है और इसके आसपास में यहाँ से चालू होते हैं बाकी इसके देश, अन्य राज्यों से संबंध, ऐसे करते हुए, ठीक है। और इधर नीचे भी इस प्रकार से चालू होते हैं, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे। तो इसके नजदीकी राज्य के बारे में ऐसे चर्चाएं की गई है ना, विस्तार से। तो कौटिल्य ने अपने राज्य के विस्तार का जो इच्छा रखता है उससे विजुगिष्ट कहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अर्थात ये मध्यम होता है, अर्थात जैसे ये मध्य में है ना, इस प्रकार से होता है। विजुगिष्ट के सामने जो लगा हुआ राज्य होता है उसका शत्रु होता है, इसलिए वह अरि कहलाता है। अर्थात अरि कौन है? तो इसका जो जस्ट पास वाला, ये वाला जो स्थान है, जो मैं अभी पेन कर रहा हूँ, ये वाला स्थान जो है, ये वाला कौन सा? ये अरि कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा भारत है, ये वाला जो बीच वाला, जिसे विजुगिष्ट कहेंगे। और जस्ट इसके पास वाला जो लगा हुआ ये जो देश है, कौन? ये पाकिस्तान हुआ, या इसे आप चाइना मान सकते हैं। ये एक काम करते हैं, इसे पाकिस्तान मान लेते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है ये अरि है, अर्थात ये हमारा शत्रु है, जिससे हमारी सीमा लगती है ना। तो ये अरि जो है ये क्या है? शत्रु देश है, जिसको अरि नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने बताया विजुगिषु है, इसके इससे सीमा लगाने वाला जो राज्य इसका नाम क्या है? अरि है। अरि अरि अर्थात जिससे हमारी सीमा का साझाकरण होता है। और जो शत्रु राष्ट्र है, किस प्रकार का राष्ट्र है दोस्तों? शत्रु, ठीक है। अब अरि से जस्ट पास में होता है मित्र, अर्थात मित्र वह कहलाता है जो हमसे तो दूर है परंतु अरु का पड़ोसी है, अरि का, सॉरी, अरि का क्या है? पड़ोसी है। अर्थात आपको पता है कि जिससे सीमा साझा होती है वह अधिकांश देश मित्र ना होकर के शत्रु होते हैं। तो अरि का जो ये अरि का क्या रहेगा? शत्रु। परंतु विजुगिषु का क्या रहेगा? ये मित्र रहेगा। क्या रहेगा? मित्र। और फिर मित्र के जो पड़ोसी होता है वह अरि मित्र होता है। अरि मित्र मतलब कि ये जो अरि है जो हमारा दुश्मन है ना, तो ये मित्र का दुश्मन होता है। और आपको पता है दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है हमारा भी, है ना। फिर लास्ट में होता है मित्र मित्र। मित्र मित्र मतलब जो मित्र का भी मित्र होता है तो वह हमारा भी मित्र रहेगा, ठीक है, वह हमारा भी क्या रहेगा? मित्र रहेगा। इसी प्रकार से उन्होंने मंडल सिद्धांत में अंतरराष्ट्रीय राज्यों की व्याख्या करी है, ठीक है। और एक होता है मध्यमा। मध्यमा कौन होता है? जो विजुगिषु और अरि के मध्य होता है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक जो राज्य रहेगा जिसे अरि और विजुगिषु के मध्य माना जाता है ना, मध्यमा कहा जाता है। और मध्यमा का अर्थ होता है जो दोनों का फायदा उठाता है, अरि का भी और विजुगिषु का भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हम नेपाल मान लेते हैं। तो नेपाल क्या करता है? नेपाल चाइना से भी फ्रेंडशिप रखता है और भारत से भी फ्रेंडशिप रखता है, तो उसे मध्यमा कहा गया है। क्या कहा गया? मध्यमा। और ये शक्तिशाली देश होता है दोस्तों। शक्तिशाली का मतलब ये नहीं होता कि ये अस्त्र शस्त्र में या इकोनॉमिक पावर में शक्तिशाली रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि यह दोनों का फायदा उठाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और एक और देखते हैं। इसे विजुगिषु मैंने बताया जो मध्यम होता है। अब इसका विपरीत ले लेते हैं हम। तो एक होता है पार्शियन ग्रह, ये भी इसका पड़ोसी होता है, जिसे श्रीलंका हमारे नीचे है, ठीक है। इसी प्रकार से तो पार्शियन ग्रह भी हमारा क्या होता है? शत्रु होता है। फिर आता है आक्रंदा जो हमारा मित्र रहेगा। फिर प्राचीन ग्रह ये फिर हमारा शत्रु होता है, क्योंकि यह आक्रंदा का शत्रु है
तो जो हमारे मित्र का शत्रु रहेगा वह हमारा भी शत्रु माना जाता है। और एक होता है आक्रांतासार। आक्रांतासार कौन होता है? जो हमारे मित्र का मित्र रहता है, तो मित्र का मित्र हमारा भी मित्र कहलाएगा। और एक सबसे जो दूर होता है वह कहलाता है उदासीन राज्य। क्या कहलाता है? उदासीन, जिसकी सीमा ना तो हमसे मिलती है, ना हमारे शत्रु देशों से मिलती है, ना ही हमारे मित्र देशों से मिलती है, जो अलग ही रहता है। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका हमसे बहुत दूर है, परंतु ये इतना शक्तिशाली रहता है कि ये सभी जो राज्य होते हैं उनके मध्य आपस में संधि और समझौता करने के लिए क्या करता है? अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मंडल सिद्धांत में सबसे शक्तिशाली जो राज्य होता है वो कौन सा होता है? तो वह होता है उदासीन। कौन सा होता है? उदासीन, जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं मिलती। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया कि अरि के सामने वाला राज्य मित्र कहलाता है, जो मैंने बताया आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अरि है, इसके सामने वाला राज्य ये मित्र कहलाता है, जो हमारा मित्र होता है। अरि का तो शत्रु रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि विजुगुषु का उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होता है, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मंडल सिद्धांत की 12 आप पढ़ देना। तो एक काम करेंगे हम दोस्तों, जल्दी ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल जो होगा उसको क्रिएट कर लेंगे और सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं विजुगुषु से आगे। कौटिल्य की 6 नीतियां। तो कौटिल्य ने अपनी 6 नीतियां भी बताई है अलग से अंतरराष्ट्रीय राजनीति को विश्लेषण करने के लिए, है ना, जो यथार्थवाद पर आधारित है। किस पर? यथार्थवाद पर आधारित है। अब इसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो राज्य की सुरक्षा एवं शक्ति में वृद्धि के लिए उसने निम्नलिखित 6 नीतियों को बताया। कितनी नीतियां? 6 नीतियां। अब वो 6 नीतियां कौन कौन सी है? तो एक है दोस्तों संधि। संधि का मतलब होता है समझौता करना, है ना, मतलब कि दो राज्यों को जोड़ना। जैसे हमने संधि करी पाकिस्तान से, जैसे हमने करी थी ना 1960 में सिंधु नदी को लेकर के। तो सिंधु जल समझौता जो हुआ कि सिंधु नदी का जो जल है उसका दोनों देश मिलकर के किस प्रकार से उपयोग करेंगे, है ना, तो ये क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। तो दो राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए जिसका सहारा लिया जाता है उसे संधि कहा जाता है। विग्रह का मतलब मान लीजिए एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना, अर्थात इसका मतलब ये होता है संधि जो हमने करी है, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो हम उससे क्या कर लेंगे? वह संधि तोड़ लेंगे, तो वह कहलाता विग्रह। क्या कहलाता? विग्रह। और अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जैसे हम चाइना की करते हैं और चाइना हमारी करता रहता है, तो ये विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह। ठीक है, एक होता है यान। यान का मतलब होता है आक्रमण कर देना, चढ़ाई कर देना। जैसे पाकिस्तान मान लीजिए बार बार हमारी सीमाओं पर गोलीबारी करता है, बमबारी करता है, तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी? सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक है वह कौटिल्य के शब्दों में दोस्तों क्या है? यान है, मतलब आक्रमण कर देना। एक होता है आसन। आसन का मतलब होता है विशिष्ट जो विशेष परिस्थिति होती है उसकी प्रार्थना में मौन बैठना, मतलब कि कुल मिलाकर के इंतजार करना अच्छे समय का। कहते हैं ना मौका देकर के चौका मारना, तो वही मौका देख करके हम क्या बनेंगे? चौका मारेंगे। और आसन का मतलब ही वही होता है कि जब हम विशेष परिस्थिति का इंतजार करेंगे और जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए जो हमारे हित में हो, हमारे लाभ में हो, तब हम क्या करेंगे? सामने वाले पर आक्रमण करेंगे या उसे संधि के लिए मजबूर कर देंगे। यह कहलाता है आसन। एक और होता है संशय। संशय का अर्थ होता है दूसरे के मतलब कि स्वयं को समर्पण कर देना। मान लीजिए कि पता चला कि सामने वाला देश बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो जब बहुत ज्यादा मजबूत या ताकतवर है तो उससे क्या कर लेना? उसके सामने समर्पण कर देना। और ये 5वें नंबर पर आता है दोस्तों, देखो, क्योंकि देखो क्रम है, सबका अपना क्रम है। पहले आप संधि करो, फिर अगर नहीं मान रहा है तो संधि को तोड़ लो, और फिर ज्यादा ही परेशानी खड़ी कर रहा है तो फिर उस पर आक्रमण कर दो। और आसान मतलब विशेष परिस्थिति का लाभ उठाइए। और आखिरी अगला आता है 5वें नंबर पर संशय, मतलब ये तो बहुत बाद में आता है कि अगर मान लो कि पता लग रहा है कि ज्यादा ही ताकतवर देश है तो फिर देश हित में क्या कर दीजिए? आप समर्पण कर दीजिए। समर्पण से क्या होगा? जो युद्ध होगा वही रुक जाएगा। ओके, फिर लास्ट में आता है द्विधि भाव। द्विधि भाव का मतलब होता है एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ संधि, जैसे मैंने पहले वाला बताया था ये वाला। परंतु ये संधि क्या होती है? आपसी प्रेम भाव से हो जाती है। लेकिन ये संधि होती है जहां दोनों के तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन तालमेल बैठाने के लिए जो अंतिम प्रयास किया जाता है उसे द्विधि भाव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर द्विधि भाव में ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना से हम मित्र, तो द्विधि भाव वाला संबंध है हमारा। हम एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, परंतु हमारे दोनों के मध्य विभिन्न वित्तीय संबंध के बारे में क्या है? संधियां हैं बहुत सारी, है ना, माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो संधियां हैं बहुत सारी कर रखी है हमने, द्विधि भाव कहलाता है वो। तो कुल मिलाकर के कौटिल्य ने 6 नीतियों का बताया है और अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है।
ठीक है। तो एग्जाम में ये क्रम वाइज भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि जो कौटिल्य की अंतरराष्ट्रीय जो नीतियां, कितनी नीतियां हैं, तो टोटल कितनी है दोस्तों, 6 हैं। पहले तो आप ये याद रखें। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने इन 6 नीतियों का संबंध किससे बताया, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति अर्थात राज्य की सुरक्षा और शक्ति में वृद्धि के लिए उन्होंने 6 नीतियों को बताया है। और 6 नीति एक क्रम वाइज है दोस्तों, तो आप इन क्रम वाइज ही आप इनको याद कीजिए। ठीक है। फिर उन्होंने 4 उपाय बताए अंतरराष्ट्रीय संबंध में। 4 उपायों का आप अगर पालन करेंगे तो बेहतर होगा कि हमारे राज्य की सुरक्षा भी रहेगी और हमारे राज्य का विस्तार भी होगा। तो पहला उन्होंने बताया साम। साम का अर्थ होता है शांति व समझा बुझा करके काम निकालना। जैसे कि मान लीजिए प्रेम भाव से, जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ या पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन पहले प्रयास करना कि शांति से आपस में बैठ करके बातचीत कर लेना, ताकि हमारे बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सके। ठीक है। तो ये होता है साम का मतलब। दाम का मतलब क्या होता है, धन दे करके राज्यों को अपने पक्ष में लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेपाल को हम इतनी मदद करें, बांग्लादेश को हम इतनी मदद करें, और जैसे भूटान है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, हम इनको इतनी मदद करें कि वहां पर विभिन्न परियोजनाएं चलाएं, वहां पर बांध का निर्माण करें, वहां पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करें, उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने का प्रयास करें। और वहां पर अगर अन्न का उत्पादन अच्छा नहीं होता तो हमारे यहाँ से अन्न का एक्सपोर्ट करें वहां पर, ताकि उनके लोगों को जो भुखमरी और बाकी चीजों से निजात मिल सके। और बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट करें, जैसे ऑयल का करें, तो क्या होगा कि वह जो देश है हमारे पक्ष में आ जाएगा और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वह हमारा साथ देगा, भारत का साथ देगा। ऐसा हम करते भी हैं और सभी देश ऐसा करते हैं। ठीक है। अगला आता है दंड। दंड का मतलब होता है किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग करना या आक्रमण करना। तो अगर मान लो वो देश नहीं मान रहा और बार बार हमारे विरुद्ध साजिशें रच रहा है, हमारे देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और बार बार हम पर हमला कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है, तो उसको दंड देना। दंड मतलब उस पर आक्रमण कर देना, उसको सजा देना। ठीक है। लेकिन ये तीसरे नंबर पर आया है दोस्तों। कौटिल्य ने भी सबको क्रम वाइज जमा कर रखा। आप ध्यान दीजिए थोड़ा कि शाम को पहले रखा, मतलब कि हर बार केवल युद्ध का ही प्रयोग नहीं करना, आक्रमण का ही प्रयोग नहीं करना, पहले शांति से बातचीत करना। फिर बताया दाम, मतलब पहले, फिर बाद में अगर उससे शाम से ना माने तो उसको दाम दे दीजिए। मतलब दाम का मतलब है पैसा देना या उसके देश में अच्छे कार्य करना, है ना, वहां की गरीबी भुखमरी दूर करने में काम करना, उसके यहाँ उद्योगों को स्थापित करने का काम करना आदि। और दंड, दंड का मतलब है कि अगर इन दोनों से काम न चले तो फिर आक्रमण करना, फिर उसको सजा देना। और भेद, जब दंड से भी काम न चले, आक्रमण से भी काम न चले, तो उसके देश में, राज्य में अराजकता फैला देना। मतलब उसी देश के लोगों को उसी देश के खिलाफ इतना भड़काना कि वह देश स्वयं बर्बाद हो जाए। ऐसा चाइना भी करता है और हम भी पाकिस्तान में ऐसा करते हैं। जैसे ये बोलना गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी जैसे खाली बलूचिस्तान वाला जो इलाका है पाकिस्तान का, तो भारत वहां पर क्या करता है, बलूचिस्तान के लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, उनकी बातों को रखता है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी रखता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, वहां के जो बलूचिस्तान वाले लोग हैं पाकिस्तान के, वो हमारा समर्थन करते हैं और वह पाकिस्तान में ही बहुत सारी गतिविधि को अंजाम देते हैं, मतलब कि वो राज्य के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं। तो ये 4 उपाय बताए दोस्तों, है ना, साम दाम दंड भेद। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने जो 4 उपाय बताए हैं राज्य के, है ना, राज्य के विस्तार के लिए या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, उसमें जो दंड है वह कौन से नंबर पर आता है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर? तो किस नंबर पर आता है दोस्तों? तीसरे नंबर पर वह आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ के अगर देखें हम, ठीक है, आगे बढ़कर अगर देखें हम, तो कौटिल्य ने सामाजिक विचार, तो समाज पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए कौटिल्य ने। और समाज पर उसने उन्होंने विचार प्रस्तुत करते समय उन्होंने, क्योंकि जो मौर्य काल था दोस्तों, है ना, क्योंकि वो एक साम्राज्य बन चुका था और उस समय वर्ण व्यवस्था का अच्छा बोलबाला था, तो कौटिल्य भी ऑब्वियसली वर्ण व्यवस्था से प्रभावित रहेगा। तो जो मनु के समान, वह भी किसका समर्थन करता है? वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है। और याद रखना दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और उसमें से जो स्टेटमेंट देंगे तो उसमें ये एक बात ये भी रखी जा सकती है कि कौटिल्य वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है ना। तो बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि कौटिल्य तो इतना बड़ा राजनीतिक विचारक रहा है, इतना अच्छा राजनीतिक विचारक रहा है, तो ऑब्वियसली हो सकता है वह वर्ण व्यवस्था का समर्थन न करता हो, लेकिन ये करते हैं दोस्तों। परंतु इनकी जो वर्ण व्यवस्था है वह मनु से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है कौटिल्य की, वह स्थानांतरित हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्यों के हिसाब से, जैसे कि अगर शूद्र जो है, अगर वह पंडित का काम करने लगे, वह विद्या अध्ययन का कार्य करने लगे, तो
वह ब्राह्मण कहा जाएगा, अर्थात उसका जो वर्ण रहेगा वह ब्राह्मण में स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्राह्मण कोई अनैतिक कार्य करता है या गलत कार्य करता है या बहुत ही निम्न कोटि का कार्य करता है तो वह शूद्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये सारी बातें कौटिल्य ने कही है। अगली बात हम करते हैं, कौटिल्य ने अपनी जो पहली बार है ना, पहली बार स्पष्ट रूप से किसका समर्थन किया, तो महिलाओं को राज्य में जो उत्तराधिकार है वो देने का समर्थन किया। तो ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आजकल तो पूछने भी लगे हैं कि जो कौटिल्य है दोस्तों, जो कौटिल्य है वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये दे सकता है कि महिलाओं के अधिकारों की बात या उत्तराधिकार के समर्थन में कौटिल्य ने अपनी बात कही, अपने विचार प्रस्तुत किए। तो हाँ किए हैं, बिल्कुल किए हैं, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन जो हमें साक्ष्य मिलता है महिलाओं के उत्तराधिकारी के संबंध में, तो वह कहां पर मिलता है, वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मिलता है, या कौटिल्य के विचारों से हमें मिलता है। ठीक है, अगली बात करें दोस्तों, तो इसमें आएगा अर्थशास्त्र के प्रशासनिक विचार। तो उन्होंने प्रशासन के संबंध में, आपको पता ही है कि उनका जो अर्थशास्त्र, उनकी जो पुस्तक है, रचना है, वह मुख्य रूप से प्रशासन अर्थात राजनीतिक विषय से संबंधित है। और उन्होंने प्रशासनिक विभागों को 18 संख्या बताई, कितनी संख्या बताई, टोटल 18 संख्या बताई। और कौटिल्य ने विधि की व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को दो भागों में विभक्त किया कि विधि की व्यवस्था कैसे की जाए या नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए, तो उन्होंने दो भागों में बांटा। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौटिल्य ने विधि व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा दोस्तों, दो भागों में बांटा है। और प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी बताई उन्होंने, तो 18 बताई है। कितनी बताई, 18। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बताई, जैसे उन्होंने वित्त मंत्रालय बताया उस समय का, है ना, उन्होंने कितना सन्नी घाट, बूचड़खाना, अलग अलग, या कृषि के लिए, या जो भूमि का प्रबंधन करता है, इस प्रकार से टोटल 18 उन्होंने बताई। ठीक है, एक लावणा अध्यक्ष, ऐसे बहुत सारे अध्यक्ष बताए, विभाग बताए उन्होंने। ओके, तो दो भाग, और दो भाग कौन कौन से, वो एक दुर्ग है और एक जनपद है। तो वो स्टेटमेंट में बहुत सारा दे सकता है कि कौटिल्य ने जो विधि व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के बारे में जो राज्य के भागों को विभक्त किया है, उनमें से कौन कौन से हैं। तो पहला दे सकता है एक दुर्ग, दूसरा जनपद, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से वह स्टेटमेंट बनाएगा आपने। ठीक है, तो आप अवेयर रहें। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं हम न्याय प्रशासन के बारे में, उनका क्या कहना है। तो न्याय प्रशासन के बारे में उन्होंने 4 आधार बताए। तो ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि कौटिल्य ने न्याय प्रशासन के लिए कितने आधारों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों 4 आधारों का उल्लेख किया है। पहला उन्होंने धर्म के अनुसार न्याय होना चाहिए। फिर उन्होंने बताया व्यवहार के अनुसार क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। व्यवहार का मतलब यहाँ पर होता है आचार संहिता। आचार संहिता मतलब जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, जिससे व्यक्ति जो व्यवहार करता है ना, लोगों से जो व्यवहार करता है, उसके अनुसार उसने कौटिल्य ने व्यवहार को भी महत्वपूर्ण तवज्जो दी। पर पहले तो उसने धर्म को ही प्रधानता दी फर्स्ट नंबर पर। दूसरे नंबर पर उसने व्यवहार को दिया कि जो समाज में जितने रहने वाले लोग हैं, जितने भी रहने वाले लोग हैं, वह अपना आचरण कैसे करते हैं, अपना व्यवहार कैसे करते हैं, और उस व्यवहार से अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उन पर किस प्रकार की न्यायिक कार्रवाई की जाए, ये सारा उन्होंने बताया है। तीसरा बताया चरित्र, मतलब कि अर्थात जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसका पास्ट में क्या चरित्र रहा, वह ईमानदार है, क्या वह सत्यनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ है, या फिर सारे काम अपनी ईमानदारी पूर्वक करता है, परंतु हो सकता है कि उससे गलती से अपराध हो गया हो। उन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, उस प्रकार उसी के आधार पर उसको न्याय दिया जाता है। अगला है राज्य का शासन। राज्य का शासन का मतलब होता है विधि, कानून के अनुसार न्याय करना। तो जो कौटिल्य थे उन्होंने राज्य का जो शासन है उसको अंतिम में रखा। देखो चौथे नंबर पर रखा, पहले को धर्म पर रखा, दूसरे में व्यवहार, जो हम बात करते हैं आज इथिकल वैल्यूज की, है ना, नीति शास्त्र की जो हम बातें करते हैं आज वर्तमान समय में, कि व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, मतलब टॉलरेंस होना चाहिए, उसमें सिंपैथी या एम्पैथी अर्थात सहानुभूति और समानुभूति जैसे गुण होना चाहिए, और चरित्र मतलब उसका चरित्र कैसा है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 आधार बताए, कितने, न्याय प्रशासन के। आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो कौटिल्य के काल में रूपदर्शक एक ऐसा अधिकारी था जो मुद्रा की जांच पड़ताल करता था, अर्थात जैसे कि करेंसी की जांच करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, रूपदर्शक। तो रूपदर्शक क्या है, ये करेंसी की जांच करता था कि जो करेंसी प्रचलन में है, जो हमारे देश में या हमारे राज्य में जो भी करेंसी का फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, वह असली तो है, अर्थात उसकी कोई कार्बन कॉपी तो नहीं बन गई है, या नकली नोटों, नकली जो रुपया है
वो तो नहीं चल रहा है, या नकली करेंसी का तो बोलबाला नहीं चल रहा है। इस प्रकार की जांच करने का जो काम करता था वह रूप दर्शक नामक अधिकारी करता था। फिर आगे चल करके कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या, जो राजा की दिनचर्या के पूरे दिन वह कैसे कैसे काम करेगा, उनको 8-8 भागों में बांटा। 8-8 भागों में क्या करा उसने, विभाजित किया, और प्रत्येक भाग के लिए समय निर्धारित कितना किया उसने, 1.5 घंटा, कि 1.5 घंटे के लिए एक भाग का समय रहेगा, ठीक है, 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे का उन्होंने उल्लेख किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। कौटिल्य के अनुसार राजा में 4 प्रकार के गुण होना चाहिए। वैसे हम इनकी गुणों की बात कर चुके हैं, पर फिर भी अलग से उसने 4 गुण बताए, क्योंकि हमने अभी तक राजा के कर्तव्य पढ़े थे वहां पर, कि राजा के कितने कर्तव्य होते हैं, है ना, 4 कर्तव्य वहां पर पढ़े थे हमने, कि राजा जो होता है वो प्रजा के हित में सोचना चाहिए, प्रजा का कल्याण करना चाहिए, राज्यों को नैतिक कर्तव्य, राज्य के जो प्रजाजन है उनको नैतिक कर्तव्य की सीख देनी चाहिए, ये सारी बातें, ठीक है। तो अगला जो गुण आता है दोस्तों 4 गुणों में, तो पहला है अभिगामिक गुण, एक है प्रज्ञा गुण, एक है उत्साह गुण, और एक है आत्मसम्मत गुण। ये 4 प्रकार के गुणों की व्याख्या करी है, ठीक है, किसने, कौटिल्य ने। अभिगामिक गुण का मतलब ये हो सकता है कि जो राजा है वह विधि और धर्म के अनुसार अपना कार्य करे, और उन्हीं गुणों के अनुसार वह राज्य और प्रजाजन के हित में अपने सारे फैसले ले। प्रज्ञा गुण, प्रज्ञा मतलब उसकी जो चेतना है, उसकी जो मनोदशा है, और चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच करके, चेतना मतलब जो ईमानदारी होती है, विवेक होता है, विवेक के आधार पर फैसला लेना। उत्साह मतलब उत्साह गुण होना चाहिए, मतलब कि वह कोई भी कार्य करता हो वह उत्साह पूर्वक करे। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जब हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी साहब बने थे, तो उन्होंने उत्साह से स्वच्छ भारत अभियान चलाया, और उस स्वच्छ भारत अभियान का बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हमारा देश में देखने को मिला, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे मिले। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान से क्या होता है दोस्तों, पर्यावरण को भी फायदा होता है, और जो मनुष्य जाति होती है और जंतु जितनी भी प्रजातियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, सबको फायदा मिलता है, क्योंकि प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण संरक्षण भी रहेगा, और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो निरोगी काया का बनेगा। निरोगी मतलब वह रोगग्रस्त नहीं होगा, ठीक है, उसके आसपास स्वच्छता का माहौल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ देशों में अधिकांश अधिकांश जो गरीब लोग बनते हैं, उसका सबसे बड़े कारणों में से एक कारण ये भी दोस्तों, कि उनका अधिकांश जो इनकम है, मतलब आय है, वह उसका 60% या 75% उसके परिवार की बीमारियों पर खर्च हो जाता है। तो स्वच्छ भारत अभियान ने ये बहुत ही पॉजिटिव क्या किया, काम किया। तो ये कहलाता उत्साह गुण। और आत्मसम्मत गुण मतलब कि अपनी आवाज, आत्मा की आवाज के आधार पर फैसला लेना। ये सारे बात उन्होंने कहे। आगे चलते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालयों की बात कही। तो इन्होंने 4 प्रकार के न्यायालय बताए, कौन कौन से, एक है जनपद संधि न्यायालय, एक है संग्रहण न्यायालय, एक है द्रोणमुख न्यायालय, और एक और होता है स्थानीय न्यायालय। तो 4 प्रकार के उन्होंने न्यायालय की चर्चाएं की है। अब हम बात करते हैं कैसे चलेगा ये, तो जो बहुत ही छोटे स्तर पर, अर्थात ग्राम स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उसको जैसे स्थानीय न्यायालय कहा जाता है, और जो जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनको द्रोणमुख कहा जाता है, और जो प्रांतीय स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उन्हें संग्रहण कहा जाता है, और जो जनपद मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसको जनपद संधि न्यायालय कहा जाता है। तो कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालयों की विवरण दिया है, चर्चाएं की है। तो ये आपसे क्रम वाइज पूछा जा सकता है। सबसे निचले लेवल पर कौन होता है, स्थानीय न्यायालय, उससे ऊपर कौन, द्रोणमुख न्यायालय, उससे ऊपर कौन, संग्रहण न्यायालय, और लास्ट में होता है जनपद या संधि न्यायालय। तो हम अभी जो वर्तमान में हमारे न्यायालय है उससे इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो स्थानीय न्यायालय है, या ग्राम न्यायालय या विकासखंड न्यायालय आप इसे कह सकते हैं। द्रोणमुख न्यायालय अर्थात इसे सेशन कोर्ट या जिला न्यायालय कहा जा सकता है। संग्रहण न्यायालय अर्थात इसे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जैसे हमारे जबलपुर में मध्य प्रदेश की, और ग्वालियर और इंदौर में इसकी जो खंडपीठ है और वो कहा जा सकता है। और एक होती जनपद संधि जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। तो इन्होंने भी कितने 17 प्रकार, अभी तो खैर हमारे यहाँ भी सैकड़ों कानून है अलग अलग, जैसे कि दहेज उन्मूलन कानून, SC/ST एक्ट कानून, है ना, घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे कानून हमारे देश में अभी भी है। तो उस प्रकार से उन्होंने उस समय 17 प्रकार के कानूनों की बात कही। कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधन बताए कि रोजगार के कितने साधन है। तो सबसे पहले उन्होंने कृषि को रखा, दूसरे नंबर पर पशुपालन को, और तीसरे नंबर पर उन्होंने व्यापार को रखा। तो उन्होंने 3 साधनों की व्याख्या करी कि हम नागरिकों को रोजगार के 3 अवसर प्रदान कर सकते हैं राज्य। पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, और तीसरा है व्यापार।
अर्थात उन्होंने क्रम वाइज बताए कि सबसे पहले, क्योंकि उस समय तो जनसंख्या भी कम थी और जो जमीन है वो ज्यादा थी, तो कृषि प्रधान हो रही होगी। दूसरे नंबर पर पशुपालन, क्योंकि कृषि के बाद दूसरे नंबर पर हम पशुपालन को ही रखते हैं, क्योंकि यह कृषि से साथ होने वाली क्रियाएं होती हैं। और जो इन दोनों के क्षेत्र में नहीं आता वो व्यापार होता है, जो इन दोनों से मिलकर के हो सकता है। जैसे अधिकांश व्यापार शहरों में होता होगा, जैसे उज्जैन उस समय प्रधान था, मगध प्रधान था, तो उस समय मगध, वल्लभी, है ना, तक्षशिला, और ये जितने भी नगर रहेंगे वहां पर प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहे हैं। ठीक है, तो 3 साधनों की बात करी। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों कौटिल्य को बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। अब आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि दोस्तों आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और लाइक जरूर करें। और सबसे बड़ी बात है, इन सब तीनों में से महत्वपूर्ण है, आप इस लेक्चर को पूरा देखें, इसको पूरा पढ़ें, ताकि ये आपकी मानसिक चेतना में तो विकास करेगा ही करेगा, आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा और एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा ये। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम जल्द ही नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, क्योंकि अभी तक हमने विचारक पढ़ना स्टार्ट किए हैं। अब जल्दी से इसके साथ साथ हम जितनी भी जो विचारधाराएं, अवधारणाएं राजनीतिक, जैसे स्वतंत्रता क्या होती है, उसके बारे में विभिन्न लोगों के मत क्या है, वो सारी बातें, स्वच्छ समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, इन सभी के बारे में भी चर्चा स्टार्ट कर देंगे। और फिर जैसे ही आप लोग साथ देंगे और ज्यादा, तो हम अलग अन्य सब्जेक्ट की भी, जो वनडे एग्जाम और बाकी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसकी एक लंबी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों एक बार फिर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।